हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने देखा कि कौन से स्टेट में कितनी परियोजनाएं हैं, उसके बारे में हमने अच्छी तरह से देखा। और आज हम स्पेशल उनके बारे में जानेंगे जो मुख्य मुख्य डैम हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है, उनकी विशेषता कितनी है, कितनी मेगावाट का विद्युत उत्पादन करते हैं, तो ये सब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है, यानी प्रमुख बात की बात करना है। पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए इस भाखड़ा नांगल डैम को हम हमेशा एक साथ नाम लेकर के उच्चारण करते हैं ना, हमेशा भाखड़ा नांगल बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग राज्यों में है। नदी तो एक है लेकिन अलग अलग राज्य में। देखिए पंजाब में सतलज नदी का पानी रोक करके दो बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इसको पंजाब में दोस्तों एक ही है, पंजाब में नांगल बांध बनाया गया है और उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा डैम और पंजाब में नांगल बांध बनाया गया है। इन्हें संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहते हैं। ठीक, देखिए आप कोई भी जो डैम बनाते हैं ना, तो जब आप बांध बनाते हैं तो उसके पीछे जो पानी रुकता है, बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण हो जाता है, बहुत बड़ी झील बन जाती है। तो बांध बनाने से जो झील बनी है यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बांध बनाने से जो झील बनी है, उसी को गोविंद सागर झील नाम दिया गया। ठीक है, उसी को गोविंद सागर झील का नाम दिया गया और यह हिमाचल प्रदेश में है। जो भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है उसके पीछे बहुत बड़े जलाशय का निर्माण हो गया, उसी को बोला जाता है गोविंद सागर झील। ठीक, और बांध बनाने से जो झील का निर्माण होता है वह कृत्रिम झील होती है, यानी कि अगर इंसानों द्वारा अगर किसी बांध का निर्माण किया जाता है तो उसको कृत्रिम झील कहते हैं। और अगर मान के चलिए आपने डैम बनाया वहाँ पे, या फिर पहले ही से अगर वहाँ पे डैम झील बनी है तो वह प्राकृतिक झील हो गई। ठीक है, यानी मनुष्यों द्वारा बनाई गई झील को कृत्रिम झील कहते हैं, और जो खुद से बनी यानी खुद से पानी भरा है किसी बहुत बड़े जलाशय में, वह प्राकृतिक झील हो गई। ध्यान रखिएगा इसको। तो भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील क्या है, तो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील। और एक इसी के नाम से मिलता जुलता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, वो अलग हो गया और ये गोविंद सागर झील ये अलग हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। देखिए भाखड़ा बांध जो है दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है, गुरुत्वीय बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर, कहीं कहीं 226 भी आता है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, 255 मीटर आप मोस्टली मान के चलिए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको 261 मीटर बताया था दोस्तों, 261 नहीं है, 255 है। और टिहरी बांध की जो ऊंचाई है उसका 261 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इसका कितना है, 226 मीटर कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं 255। तो दोनों को आपको याद रखना है। देखिए 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। लेकिन इसका लाभ जो है 5 राज्यों को मिलता है, यानी कि इस डैम से जो पानी और विद्युत का उत्पादन होता है इससे 5 राज्यों को दिया जाता है। किसको किसको, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन लाभ कितने राज्यों को मिलता है, 5 राज्यों को। ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है रिहंद बांध परियोजना। देखिए रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पूर्वी भाग जो है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक चोटी से सोन नदी निकली है। उस अमरकंटक चोटी से 3 नदियाँ निकली, कौन कौन सी, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। ठीक है, तो वही सोन जो है कहाँ से निकली है, अमरकंटक चोटी से। रिहंद बांध है कहाँ पर, देखिए सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, सोनभद्र में रिहंद बांध बनाया गया है
और इसके कृत्रिम जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर बोलते हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। देखिए मैंने फिर से आपको बताया कि कृत्रिम जलाशय किसे कहते हैं या कृत्रिम झील किसे कहते हैं, जो इंसानों द्वारा, मानव द्वारा पानी रोक करके बनाया गया हो झील। ठीक है, उसको कृत्रिम जलाशय कहते हैं। और ये देखिए गोविंद बल्लभ पंत झील है। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील क्या है, गोविंद सागर झील। इसको ध्यान रखिएगा। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा एमपी की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करता है। इसे रेणु सागर बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेणु सागर बांध भी कहते हैं। ठीक, रिहंद नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा की पहाड़ियों से निकली है। रिहंद नदी का उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा के पहाड़ियों से। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है रीतिरंगा, इसको भी याद रखिएगा। और वैसे रीतिरंगा नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डीपली जानना जरूरी है। उसे सरगुजा की पहाड़ी या सरगुजा के रीतिरंगा पहाड़ी से निकली है। उसके बाद एक कोसी परियोजना, कोसी परियोजना देख लीजिए। तिब्बत के पठार से कोसी नदी निकलती है। ठीक, और भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत के पठार से निकल करके बिहार के भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। देखिए नेपाल में हनुमान नगर के पास पंचेश्वर बांध बनाया गया। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, पंचेश्वर बांध किस नदी पे है, तो कोसी नदी पर, ध्यान रखिएगा इसको। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यह अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इस साल ये जिस मार्ग से ये जा रही है कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल भी उसी मार्ग पर रहे। इसलिए कि दोस्तों जब ये नेपाल से ऊंचाई से निकलती है, हिमालय से, तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बालू पत्थर लेकर के आती है। और जब ले करके आती है तो अपने बीच रास्ते में ही अपने छोड़ देती है। बीच रास्ते में जब इकट्ठा हो जाता है तो यह नदी आगे नहीं बढ़ पाती। जब आगे नहीं बढ़ पाती तो इसका पानी तो निकलना चाहिए ना, तो जिधर कमज़ोर मिट्टी रहती है दाएँ बाएँ उधर ही से अपना निकल करके चलने लगती है। तो इसका मार्ग जो है हमेशा बदलता रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, देखिए दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकली है ना, छोटा नागपुर पठार से निकली है और झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, यानी हुगली की ये सहायक नदी है। किसकी, हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्योंकि देखिए जब नागपुर पठार पर बारिश होता है तो जो सारा पानी है ना दामोदर नदी के माध्यम से बंगाल में फैल जाता था, जिससे भयंकर बाढ़ें आती थी। इसके लिए इस नदी में बाढ़ आती थी तो इससे काफ़ी नुकसान होता था। तो इस चीज़ के बचाव के लिए 1948 में डीवीसी का गठन किया गया। डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन का गठन किया गया और इस गठन से दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाए गए। ठीक है, इस गठन से दामोदर नदी पर कई सारे बांध बनाए गए। देखिए इस तरह दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में कुल 8 बांध बनाए गए। ठीक है, 8 बांध बनाए गए, जिसमें से प्रमुख है कोणार, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल, ये सब मुख्य हैं। ठीक है, तो ये 3-4 जो काफ़ी फेमस है, ये एग्जाम में पूछता है कि पंचेत हिल या फिर तिलैया, मैथान, कुनार, ये सब किस नदी पे डैम बनाए गए, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना यानी चंबल नदी पे कौन कौन से डैम बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका उद्गम कहाँ से हुआ। देखिए जब मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी महू के निकट से हुआ है। ठीक है, महू का अब नाम चेंज होकर के अंबेडकर नगर हो गया, ध्यान रखिएगा। और इटावा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। यह देखिए यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है और राजस्थान की एकमात्र सदावाहिनी नदी चंबल नदी है। इस नदी में देखिए बहुत ज़्यादा घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। देखिए चंबल नदी पर मुख्यतः 3 बांध बनाए गए। कितने? 3। कौन कौन से? जवाहर सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, फिर उसके बाद आता है गांधी सागर। देखिए
जवाहर और राणा, ये दोनों नाम ही ऐसे थोड़े से ना लग रहे हैं कि जैसे राजपूत टाइप के हैं ना, लड़ाई भिड़ाई वाले। तो ये राजस्थान में राजपूत ज़्यादा रहते हैं, राजा रजवाड़े ज़्यादा रहते हैं, लड़ाई भिड़ाई ज़्यादा होती थी पहले राजस्थान में। तो ये दोनों जो हैं ये राजस्थान में, ठीक है। और गांधी सागर परियोजना, गांधी यानी गांधी जी देखिए बहुत सीधे साधे थे, तो एमपी में उतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती थी, ध्यान रखिएगा। तो गांधी सागर परियोजना कहाँ हो गई? एमपी में, ध्यान रखिएगा। 2 राजस्थान में, 1 मध्य प्रदेश में। और यह नदी देखिए एमपी राजस्थान से होते हुए इटावा के पास गंगा में मिल जाती है, दिखाया गया है। उसके बाद आता है हीराकुंड परियोजना, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। देखिए महानदी पर बांध बनाकर यह परियोजना बनाई गई है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है, कितना है? 4801 मीटर लंबा। हीराकुंड परियोजना से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। ओ माय गॉड, उड़ीसा का शोक कहा जाता था। हीराकुंड परियोजना बना दिया गया, लेकिन इसके पहले इस नदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता था। क्योंकि देखिए जैसे बिहार की शोक कोसी नदी है, ठीक, पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी है। क्यों है ये? इनको इस राज्य का शोक नदी क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि इन नदियों में बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती थी, जिससे अपार धन जन की हानि होती थी। उसी तरह सेम चीज़ें उड़ीसा में यह महानदी करती थी, अपने साथ बहुत सारा जल लेकर के आती थी और उस क्षेत्रों में छोड़ देती थी, जिससे चारों तरफ पानी पानी ही भर जाता था, बाढ़ आ जाता था, ठीक है। वो तो हीराकुंड परियोजना, इस पर जब 4801 मीटर लंबा जब ये बांध बनाया गया, तब जाकर के इसके जल को नियंत्रित किया जा सका। तब से मतलब ये कंट्रोल में हो गई नदी, ठीक है, यानी कि बाढ़ उतना ज़्यादा नहीं आता। तो इसके पहले उड़ीसा का शोक इसीलिए कहा जाता था। अब देखिए नर्मदा घाटी परियोजना, देखिए इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँ, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो देखिए क्या है नर्मदा घाटी परियोजना। सबसे पहले देखेंगे नर्मदा नदी निकली कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग, मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकली है, ठीक है। और यहाँ से 3 नदियाँ निकली, कौन कौन सी? सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी अपने ढलान के विपरीत दिशा में जाकर के अरब सागर में मिल गई, जबकि ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है ना, वो पूर्वी साइड है, तो ये ढलान के विपरीत पश्चिम साइड में निकल गए, ध्यान रखिएगा इसको भी। और ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों अपने भ्रंश घाटी में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती के बीचों बीच में सतपुड़ा पर्वत है, जो कि ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। अब देखिए गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। सॉरी, भारत की नहीं होगी दोस्तों, दक्षिण भारत की होगी, ठीक है ना। देखिए गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा नदी यहाँ पे है, दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब आपको लंबाई बता देता हूँ। देखिए सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, कहीं कहीं 2510 भी रहता है, ठीक। उसके बाद गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और उसके फिर तीसरे नंबर पे जो भारत की सबसे लंबी नदी है यमुना नदी है, 1365 किलोमीटर। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी है। 5वें नंबर पर जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। यानी 5वें नंबर पे नर्मदा, चौथे नंबर पर कृष्णा, तीसरे नंबर पे यमुना, दूसरे नंबर पर गोदावरी, पहले नंबर पर गंगा नदी है, ठीक है ना। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि गंगा नदी जो है ये उत्तर भारत की हो गई, दक्षिण भारत की गोदावरी नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ी गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा और नर्मदा, क्रम है इसका, याद रखिएगा। अगर कभी पूछ दे एग्जाम में तो एकदम धुआं की तरह कर दीजिएगा। अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा है, फिर नर्मदा है। लेकिन जो गोदावरी और कृष्णा है ना, ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं,
ठीक है। और नर्मदा जो है ये अपना अरब सागर में जाकर के जल गिरा देती है। तो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा इसको। यह 3 राज्यों में अपवाहित होती है। कौन कौन से राज्यों में? एमपी से निकल के महाराष्ट्र, फिर गुजरात में जाती है, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, ध्यान रखिएगा। जो 86% जल ग्रहण है वो एमपी में है इसका, ठीक है। 12% जो जल ग्रहण है वो महाराष्ट्र में है और 2% जो जल ग्रहण है इसका गुजरात में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इस नदी पर 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नर्मदा परियोजना, महेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना। ये तीनों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नर्मदा, महेश्वर, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है और जबकि चौथा सरदार सरोवर परियोजना ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है ना सबसे महत्वपूर्ण है। ये 4 राज्यों की परियोजना। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 4 राज्यों की परियोजना है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो गुजरात राज्य को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि गुजरात को जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पर इससे पानी भेजा जा सकेगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मध्य प्रदेश को होगा। कैसे? देखिए जैसे आप इस डैम को बनाएंगे ना तो आप एक दीवार खड़ी करेंगे। जब दीवार खड़ी करके पानी को रोकेंगे ना तो उसके पीछे बहुत सारा एरिया जल से भर जाएगा, यानी एक बहुत बड़ी जलाशय का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें एमपी का एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। और इस बांध को बनाने में आपको मतलब जैसे ये जलाशय का निर्माण होगा तो वहाँ से जंगल फंगल काटा जाएगा, फिर उसके लिए एक अलग से बहुत बड़ी एक ज़मीन का एरिया दिया जाएगा। वहाँ से जो जनजातियाँ आदिवासी क्षेत्र निवास करते थे उनको हटाया जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान एमपी को इसमें से हुआ। और सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया था? सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। और इसके मुख्य आंदोलनकारी कौन कौन थे? मेधा पाटकर और बाबा आमटे। इन लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इसमें से पूछता है कि किसने शुरू किया था, तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। देखिए क्यों किया गया था। पहली बात कि एक तो है कि जंगल बचाओ पर्यावरण के लिए, और दूसरी बात कि नदियों का भी एक जीवन होता है। नदियों का एक जीवन होता है, उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ठीक है। आप उस पर अगर लगाम लगाओगे ना तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति के खिलाफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पर भी काफ़ी विरोध शुरू हो गया, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना की जो आधारशिला थी 1961 में रखी गई थी। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो बचा कुचा है कुछ परियोजना उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो इसे भी स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।